नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए, और नेपाल की दृष्टि से एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा भी हम कह सकते हैं। जहां पे हमें किसी चीज को बेचने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ती है, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे पास ये चीज़ है और आप ले सकते हैं इसे। और अब यहाँ पे जो लोग लेने वाले होते हैं वो इंटरेस्ट दिखाएं या नहीं दिखाएं, ये भी बातें सोचनी पड़ती है। लेकिन नेपाल के पास कुछ खास ऑफर आए हैं, और ऐसे ऑफर आप सोचकर हैरान भी हो सकते हैं। और ये जो ऑफर आया है वो कोई छोटी मोटी रकम का ऑफर नहीं है, बहुत बड़ी लार्जेस्ट नंबर ऑफ मनी कह सकते हैं हम नेपाल के लिए निर्यात के रूप में खुलने वाली है। क्या ये प्रोडक्ट है दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं नेपाल के अंदर जिसका एक्चुअल वैल्यू नेपाल को भी नहीं पता। पिछले ही दिनों हमने एक जिक्र किया था जिसके अंदर यहाँ पे नेपाल की जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो जड़ें हैं, जो घास फूस हैं, उनकी से दवाएं बनाई जा रही हैं। और नेपाल की इन चीज़ों की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चाइना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। और यही वैल्यूफुल चीज़ें हम सस्ते कोड़ियों के भाव में बेच भी रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी हमारी कमी भी हम कह सकते हैं। और दोस्तों, ना केवल इतनी सी बड़ी बात है, बल्कि नेपाल के अंदर उस पहाड़ी इलाके के अंदर एक जन्नत कह सकते हैं जिसके अंदर हर एक रोग की दवा या फिर हर एक चीज़ उपलब्ध होती है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। दोस्तों, सभी हैरान इस बात से हैं कि नेपाल के एक घास को इतना ज़्यादा वैल्यूफुल बना दिया गया है कि आज हर कोई इस घास को खरीदना चाहता है। अब नेपाल को जाकर ये नहीं कहना पड़ रहा कि हमारे इस घास को लीजिए, और वैसे भी घास को कौन लेगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि घास को कौन बेचने जाएगा और कौन इसे लेगा, कौन इसमें इंटरेस्ट ले सकता है। लेकिन ये जो घास है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि चाइना ने इसके लिए मीटिंग तक बुला ली। चाइना ने जो मीटिंग करी थी पिछले ही दिनों में, जिसमें ये कहा गया था कि जो 14 प्रोजेक्ट हैं उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और जिसके अंदर रेल कंस्ट्रक्शन, राजमार्ग कंस्ट्रक्शन, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो कि नेपाल के विकास के अंदर सहयोग करेंगे, उन पर सहमति जाहिर की है। लेकिन उसका एक साइड कहें या फिर एक और ही मतलब था इस यात्रा का। जो वांग याई हैं वो यहाँ पे भारत की यात्रा करने के तुरंत बाद नेपाल इसलिए नहीं गए थे कि वहां पे नेपाल को वित्तीय सहायता दी जाए, बल्कि इसलिए गए थे क्योंकि नेपाल से उन्हें कुछ चाहिए था, और कुछ नहीं बहुत कुछ चाहिए था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेपाल के याक पहाड़ी जो बकरियों और घोड़ों को खिलाने के लिए तिब्बती निर्यात के लिए ओले का उत्पादन करते हैं। उसकी एक प्रकार का घास है जो कि यहाँ पे पशुओं को खिलाया जाता है, और पशु अच्छे से खाते भी हैं। इस घास की कटाई के बाद कुछ टाइम तक इसे छोड़ा जाता है सूखने के लिए, और सूखने के बाद इसे पशुओं को खिलाया जाता है। बताया जाता है कि इसे खिलाने के लिए कुछ खाद वगैरह का उपयोग किया जाता है, और यूरिया मिलाई जाती है थोड़ी बहुत, जिसके कारण ये ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और इसके बाद इसे यहाँ पे जो पशुओं के लिए यूज़ किया जाता है, तो पशुओं के दुग्ध में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, और ये पौष्टिकता से भी भरपूर बहुत ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक बंडल घास का जो कि इतना वैल्यूफुल इसलिए हुआ क्योंकि चाइना को ये अभी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी चाइना निकालने वाला है। इसके साथ साथ वो अपने पशुओं को भी इस घास को या फिर इस चारे को देने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कुछ चीनी कंपनियों ने घास के उत्पादन के लिए चितवन में उद्योगों का निवेश किया है। वे तिब्बत को ओले का निर्यात करने के लिए नेपाल सरकार से यहाँ पे मंजूरी मांग रहे हैं, और ये मानते हैं कि यहाँ पे ये समझौता है वो निर्यात में आसानी करेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें, इस समझौते ने नेपाली व्यापारियों के लिए ओले का निर्यात करने का रास्ता भी खोल दिया है। इसके अलावा पारंपरिक हस्तशिल्प के अलावा नेपाली दशकों से चीन को ये निर्यात करता आ रहा है, और अब इस निर्यात की दर में बम्पर वृद्धि कह सकते हैं हम। ओले की और आर्थिक
क्षमता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यह नेपाल के निर्यात योग्य उत्पादों की सूची में नहीं था, लेकिन अभी आने वाला है क्योंकि इतना बड़ा बजट बनने वाला है इस घास का कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ट्रेंड इकोनॉमिक्स पोस्ट राज पांडे ने कहा है कि हमें अब तक इस यहाँ पे कोमोडिटी के बारे में पता नहीं था और हमें यह लगता था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल दशकों से चीन को निर्यात किए जाने वाले पारंपरिक उत्पादों को प्रतिस्थापित करने के लिए एक स्वाभाविक निर्यात योग्य हो सकता है और व्यापार घाटे को कम करने में मदद भी करेगा ये जो प्रोडक्ट है वो। मैं आपको बता दूं दोस्तों एक बार थोड़ा सा आंकड़ा, कोविड-19 से पहले वित्त वर्ष 18-19 में आयात लगभग 205.51 बिलियन रुपए का था, जो कि एक बहुत बड़ा आयात था। वित्त वर्ष में 2017-18 में आयात का मूल्य 169.98 अरब रुपए था और वित्त वर्ष 2016-17 में 129.87 अरब था, जो कि आयात की दरें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। नेपाल को चीन के साथ अपने व्यापार में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था और जो निर्यात की मात्रा है वो 200 गुना से अधिक आयात की थी। तो आप सोच सकते हैं कि नेपाल के हालात किस तरह से जूझ रहे थे। 2020 और 21 में नेपाल ने उत्तरी पड़ोसी से 233.92 बिलियन रुपए का माल आयात किया था, जबकि हिमालय ने इसके निर्यात का मात्र 1 बिलियन रुपए था। यह 232.90 बिलियन रुपए के व्यापार यहाँ पे घाटे में कह सकते हैं हम तब्दील हो गया और जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में नेपाल के कुल व्यापार घाटे का 14% था, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे व्यापार घाटा कह सकते हैं। सीमा शुल्क विभाग का ये भी कहना है कि चीन का आयात सालाना यहाँ पे 28.8% की दर से बढ़ रहा है, यानी कि अभी जो मिलाकर बात करें तो 233.92 अरब रुपए हो चुका है। अब यहाँ पे यहाँ जो ये प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट कह सकते हैं हम, घास के साथ व्यापार करने की बात कर रहे हैं, जो कि चाइना ने खुद इंटरेस्ट दिखाया है, वो इस आयात के घाटे को कुछ हद तक कम जरूर कर सकता है। दोस्तों पूरा तो नहीं मिटा सकता, लेकिन कुछ हद तक कम जरूर कर सकता है, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता है। और नेपाल की दृष्टि से ये बहुत बड़ा यहाँ पे डिसीजन रहेगा, क्योंकि इससे जो लोग इस घास का उत्पादन करते हैं वो लोग अच्छे से यहाँ पे एक रोजमर्रा या फिर एक रोजगार तलाशने में जुटे हुए हैं, उनके लिए रोजगार भी प्रोवाइड होगा। इसके साथ साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ती है तो ना केवल चाइना दोस्तों, आसपास के और देश भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत भी एक कृषि प्रधान देश है और उसके अंदर भी यहाँ पे दुग्ध उत्पादन का कार्य होता है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी इस घास की जो यहाँ पे निर्यात करने की बात है तो किया जा सकता है और भारत भी इसमें इंटरेस्ट दिखा सकता है, जो कि नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और निर्यात को बढ़ाना किसी देश के लिए सबसे बड़ी बात होती है, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है यहाँ पे निर्यात के द्वारा। ऐसे कह सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी बेस्ड होती है आयात और निर्यात पर। तो अगर आपका निर्यात बढ़िया है तो आपकी इकोनॉमी का बेस भी बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।